गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल, फैकल्टी ऑफ भगवान श्री चंद पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। और आप बच्चों देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस जोन। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती है। और पीएटी के और 12th केमिस्ट्री के नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो बिल्कुल हम आज का टॉपिक देख रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, मृदा एवं मृदा का उपजाऊपन, मतलब सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल जो शब्द है, मृदा जो शब्द है, वो किससे मिलकर बना है? सोलम शब्द से बना है। और ये कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है। सॉइल कैसा वर्ड है? एक लैटिन शब्द है। और हम उनके कारक के बारे में देखेंगे कि मृदा को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कारक कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से कारक हैं? पहला कारक है पैतृक सेल, मतलब रॉक्स। तो आधारभूत खनिज और पोषक तत्व क्या होते हैं? इससे प्राप्त होते हैं। मतलब मिट्टी में आपने देखा होगा कि पहले क्या आती है? गर्मी आती है, तो गर्मी में तापमान बढ़ जाता है। फिर क्या आती है? बारिश आती है, बारिश में तापमान थोड़ा गिर जाता है। फिर ठंडी में और गिर जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं वो पहले गर्म होती हैं, फिर क्या हो जाती हैं? ठंडी हो जाती है। तो इससे क्या होने लगती है? वो टूटने लगती हैं। ठीक है, तो टूट के हो जाती हैं, भुरभुरे हो जाती हैं। अब उस भुरभुरे में क्या होता है? आपको आधारभूत खनिज और क्या मिल जाते हैं? पोषक तत्व मिल जाते हैं। मतलब एक मिट्टी का जो मेन भाग होता है, मुख्य भाग होता है, वो क्या होता है? आपका पैतृक सेल होता है। और इसी से मिट्टी का क्या होने लगता है? निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहला प्रभावित करने वाला कारक है। फिर दूसरा हम देखते हैं जलवायु, मतलब क्लाइमेट देखते हैं। तो क्लाइमेट क्या होता है? रासायनिक क्रिया और सूक्ष्मजैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी में जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं। तो ये क्या करते हैं? आपकी मिट्टी को क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। तो जलवायु को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यदि जलवायु समान है तो क्या होगा? ये क्रियाएं निरंतर चलती रहेगी। लेकिन यदि टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है? क्रियाएं बहुत तेजी से होने लगेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जलवायु का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो हमारे जीवाणु और कवक हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेचर ज़्यादा होने में क्रियाएं करने लगते हैं। और फिर यदि ठंड होने लगती है तो थोड़े से निष्क्रिय हो जाते हैं। या फिर टेम्परेचर समान यदि रहे तो ये क्रियाएं चलती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो सुंदरवन डेल्टा है, तो ये क्लाइमेट क्या है? वहाँ पर अच्छा है। तो क्या होंगी? क्रियाएं तेजी से चलती हैं। तो वहाँ की मिट्टी भी क्या हो जाती है? काफ़ी अच्छी उर्वरक शक्ति पाई जाती है। फिर अगला देखते हैं हम वनस्पति हमारी। तो वनस्पति क्या करता है? ह्यूमस की मात्रा को नियंत्रित करता है। ह्यूमस की मात्रा को नियंत्रित करता है, मतलब इसमें क्या होता है? ह्यूमस का मतलब कह सकते हैं कि आप जीवाणु होते हैं और हमारी क्या होती है? वनस्पति होती। मतलब ऐसे एरिया, जैसे मान के चले हम बोल दें कि जहाँ पर वनों का क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ से क्या होंगी? सड़ी गली मिट्टियाँ, सड़ी गली मतलब आपके वनस्पति जो हैं, जैसे पत्तियाँ हो गया या लकड़ियाँ वगैरह हो गया, वो ज़मीन के अंदर क्या हो जाती हैं? सड़ जाती हैं। और क्या हो जाते हैं? जो जीवाणु वगैरह होते हैं वो भी उसमें सड़ जाते हैं। तो क्या करते हैं? ह्यूमस की मात्रा को ज़्यादा कर देते हैं। मतलब जहाँ पर वनस्पति क्षेत्र ज़्यादा होगा तो वहाँ की मिट्टी क्या होगी? अधिक ज़्यादा उपजाऊ होगी। तो ये सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम उत्तराखंड की बात कर सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है? मिट्टी का कटाव भी होता है, तो नई मिट्टियाँ भी आ जाती हैं। तो ये वनस्पति या फिर ऐसा एरिया जहाँ पर क्या हो, इनकी मात्रा ज़्यादा हो, मतलब ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा हो, वहाँ की मिट्टी क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। फिर हम देखते हैं भूमिगत जल। तो जो ग्राउंड वाटर होता है हमारा, ग्राउंड वाटर क्या करता है? नमी प्रदान करता है। मतलब जिस एरिया में पानी की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब पानी ज़्यादा हो, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है हमारा ग्राउंड वाटर, तो या इसको सॉइल वाटर भी बोलते हैं हम लोग, कि जो ज़मीन के नीचे होता है। ठीक है, तो यदि इसमें देखें हम तो क्या होता है? ये नमी प्रदान करता है। क्योंकि जो मिट्टी होती है, मिट्टी को क्या चाहिए? नमी चाहिए। क्योंकि नमी में क्या होंगे? जीवाणु, कवक या जितनी भी वनस्पतियां हैं वो सड़ती हैं। तो क्या होता है कि इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? भूमिगत जल की ज़रूरत होती है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारा फैक्टर होता है, एक कारक होता है। फिर उसके बाद में देखते हैं हम लोग सूक्ष्म जीव, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मृदा में वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों को सड़ा गलाकर, अर्थात वियोजित कर, खनिज और जैविक पदार्थों को अलग करते हैं और ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव हमारा हो गया कवक हो गया, या जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जैसे हमारे केंचुए हो गए, या फिर जो भी ऐसे छोटे छोटे कीड़े हो गए हैं जो जीव जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, वो क्या करते हैं? आपको उन अवशेषों को सड़ा देते हैं। मतलब जैसे यदि कहीं पर क्या जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया या भूस्खलन हो गया, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, अर्थक्वेक आ गया, तो वो क्या करते हैं? जितनी भी हमारी भूपर्पटी, मतलब ऊपर ज़मीन के ऊपर वाले हिस्सों में जितनी भी उर्वरक शक्तियाँ या जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं? ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, सड़ गल जाते हैं। और उन्हीं से क्या निकल जाता है? हमारा ह्यूमस का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया था ह्यूमस क्या होता है, कि जो वनस्पतियाँ होती हैं वो सारे जितने, जिसमें मतलब अच्छे अच्छे केमिकल्स होते हैं,
और या अच्छे अच्छे उर्वरक शक्तियाँ होती हैं उनकी बढ़ाने के लिए, हमारी मिट्टियों की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए क्या होता है, वो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं कि मृदा विज्ञान का अध्ययन हम कितने तरीके से करते हैं। तो 2 तरीके से करते हैं। पहला होता है आपका मृदा शास्त्र मतलब एडोफोलॉजी, और फिर होता है आपका पेडोलॉजी। तो देखते हैं कि उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से, मतलब जो मृदा शास्त्र होता है, मृदा शास्त्र में किसके बारे में पढ़ा जाता है कि जो पादप जगत है हमारा, ठीक है, उसके दृष्टिकोण से हम इसके बारे में देखते हैं। फिर है फसलों के उत्पादन में कि आपकी मिट्टी में फसल की उर्वरक शक्ति कितनी है या आपका उत्पादन कितना हो रहा है, तो उसके उपयोग से हम क्या करते हैं, एडोफोलॉजी में पढ़ते हैं। या फिर देखें तो आर्थिक व्यवस्था के अध्ययन पे कि आप किस मिट्टी में किस तरीके से उपयोग करेंगे तो आपकी आर्थिक व्यवस्था को उसमें फोकस, मतलब मेन टॉपिक पे रखा जाता है कि आर्थिक व्यवस्था कैसे बढ़ेगी। फिर आपका है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी में, ठीक है, मृदा उपयोगिता का ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ किसका ध्यान दिया जाता है कि मृदा का जन्म कहाँ से हुआ, उसका निर्माण किस तरीके से हुआ और उसका वितरण किस तरीके से हुआ है, तो वो पेडोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब हम देखते हैं कि मृदा के कुछ कंपोनेंट्स जो हैं, मृदा संगठन जो हैं, तो खनिज पदार्थ, मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ होना चाहिए, 40 से 45, ठीक है, % क्या होना चाहिए, खनिज पदार्थ की मात्रा होना चाहिए। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ कितने प्रतिशत होना चाहिए, 5 से 10% होते हैं। फिर मृदा जल जो है वो कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। और मृदा वायु कितना होना चाहिए, 25। और सूक्ष्म जीव में क्या होना चाहिए, कवक और जीवाणु होना जरूरी है, जिससे क्या होता है कि मृदा की उर्वरक शक्ति बनी रहती है। तो यदि हम बात करें आपसे कि पृथ्वी की ऊपरी परत में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, मतलब मिट्टी में जो तत्व पाए जाते हैं, वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है और लोहा। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है आपका, तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो सिलिका होती है वो क्या होती है, ये भी मिट्टी में पाई जाती है। तो सिलिका जो है, इससे क्या होता है कि जब यदि एग्जाम्पल दिया जाए तो निक्षालन एक क्रिया होती है, आपने सुना होगा निक्षालन या फिर लीचिंग। निक्षालन या क्या होता है, लीचिंग एक क्रिया होती है कि क्या होता है कई बार कि ज़्यादा बाढ़ आ जाने से या नदी उफान में आ जाने से क्या हो जाता है, वहाँ की मिट्टी बहाकर दूसरी जगह चली जाती है, तो सिलिका की मात्रा क्या हो जाती है, दूसरे एरिया में चली जाती है। इसी के कारण से केरल की आजकल की जो मिट्टियाँ हैं वो क्या हो रही है, निक्षालन के थ्रू उपजाऊ होने लगी हैं। फिर अब यदि हम बात करें कि मिट्टी के जो टाइप्स हैं कि मिट्टी किस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी, तो मिट्टी में क्या एक पृष्ठ मृदा होता है, मतलब आप सरफेस सॉइल भी बोल सकते हैं एक को। तो सरफेस सॉइल क्या होती है, ऊपरी परत होती है जो लगभग 9 इंच तक की परत को क्या बोलते हैं हम लोग, पृष्ठ मृदा बोलते हैं। मतलब मृदा के टाइप्स हैं कि मृदा किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो ऊपरी मृदा 9 इंच तक की होती है। अब देखते हैं अब मृदा मतलब सब सॉइल। सब सॉइल क्या होती है, ऊपरी मृदा के नीचे वाला भाग, मतलब जैसे ही आपकी पृष्ठ मृदा 9 इंच खत्म होती है उसके से लेकर नीचे वाला भाग ये 100 फीट तक भी हो सकता है, ठीक है। तो अप मृदा क्या होता है, उसका जो लेंथ होती है, गहराई होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद में देखते हैं हम अवातीत मृदा, मतलब एनॉर्बिक सॉइल, मतलब अधिकतम जल और नमी होती है और वायु कैसी होना चाहिए, न्यूनतम। मतलब ऐसे एरिया की मृदा जहां पर क्या हो, अधिकतम जल और नमी हो, मतलब जलवायु जो होना चाहिए वहां की क्या होना चाहिए, मतलब जल अच्छी मात्रा में हो और वायु वहां की क्या हो, न्यूनतम हो, वैसे एरिया की मृदा क्या होती है, अवातीत मृदा या एनॉर्बिक सॉइल होती है। अब वातित मृदा क्या होती है, एरोबिक सॉइल क्या होती है कि वहां पर जल की मात्रा या नमी की मात्रा कम हो और अधिक जलवायु मतलब अधिक वायु हो, ऐसी मृदा को क्या बोलते हैं हम, एरोबिक सॉइल या ठीक है, वातित मृदा कहते हैं। फिर है मृदा में पाए जाने वाली गैसें, तो ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ऑक्सीजन का कितना % होता है मृदा में, ठीक है। मृदा में पाई जाने वाली गैस 20% मृदा क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। 78.6% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। ऑर्गन होता है 0.9% और आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.5%। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, मृदा के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं अब। तो क्या होता है, मृदा के कणों की व्यवस्था को क्या कहते हैं, मृदा संरचना कहते हैं। मतलब मृदा के जितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे उन पार्टिकल को ही मिलकर क्या बनती है, हमारी मृदा बनती है। तो मृदा के प्राथमिक कण कौन कौन से, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। तो बालू है, सिल्ट है और क्ले है। तो बालू क्या होती है कि जब पत्थर की जो चट्टानें होती है जब वो टूट के क्या हो जाती है, भुरभुरे रंग की हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बालू कहते हैं। क्योंकि जो भुरभुरी चट्टान है वो टूटकर क्या हो जाती है, छोटे छोटे महीन कणों में बढ़ जाती है। अब सिल्ट क्या होता है, तो जो सिल्ट होता है वो क्या होता है, जो क्वार्ट्ज होते हैं और जो फेल्सपार होते हैं, इनके क्या होते हैं, कण होते हैं जिनमें क्या होती है, खनिज की मात्राएं होती हैं। अब हम बात करेंगे क्ले। क्ले क्या होते हैं, तो क्ले क्या होते हैं, क्ले को हम मृत्तिका भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, हमारे सिलिकॉन हो गया या फिर हमारी पॉलीसिलिकेट जो हो गए, इनसे क्या होते हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं, जिसमें खनिज की मात्रा होती है और ये नदी के किनारों में आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा संरचना के प्रकार। तो आपको सिर्फ मृदा संरचना के प्रकार के बारे में याद रखना है, क्योंकि यदि पेपर में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि कौन इनमें से मृदा का संरचना आकार नहीं है या है। तो क्या है, प्लेटी संरचना, मतलब जो ऊपर की संरचना होती है कितनी, 10 माइक्रोन तक की, ठीक है। 10 मतलब 1 से लेके
10 माइक्रोन तक की जो संरचना होती है आपकी, ये संरचना क्या होती है आपकी, प्लेटी संरचना होती है। फिर प्रिज्मीय संरचना होती है। उसके बाद में प्रिज्मीय संरचना क्या होती है, प्रिज्म के आकार की दिखती है। फिर उसके बाद में ब्लॉकी संरचना, मतलब तटनुमा जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं हम, ब्लॉकी संरचना कहते हैं। फिर ये हमारी गोलाकार संरचना, तो जो गोल के आकार की संरचना मिलती है वो क्या होती है, गोलाकार संरचना होती। अब यदि हम मृदा का गठन देखें तो मृदा में कौन कौन से कंटेंट, ठीक है, मिलीमीटर में किस तरीके से उनका जो व्यास होता है वो देख लेते हैं। तो बहुत मोटी बालू होती है जिसका जो व्यास होता है वो क्या होता है, 2 से 1 के बीच में क्या होता है, मिलीमीटर के बीच में होता है। फिर ये मोटी बालू का है, ठीक है, 1 से 0.5 तक में। उसके बाद में मध्यम बालू, ठीक है, तो 0.50 से 0.25 तक। उसके बाद में महीन बालू 0.25 से 0.10 तक। फिर उसके बाद में बहुत महीन बालू में तो 0.10 से 0.05 तक। फिर सिल्ट वाली जो होगी 0.05 से 0.002 तक हो गया। फिर उसके बाद में क्ले मृदा जो होती है वो 0.002 से कम वाली मृदा का जो व्यास होता है, ठीक है। तो ये सब इस तरीके की मृदा है। तो स्टार्टिंग आपको करना है बहुत मोटी से, फिर मोटी से, फिर मध्यम, फिर महीन, फिर बहुत महीन, फिर सिल्ट। तो धीरे धीरे आप क्या आ रहे हैं, उनकी जो मोटाई है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होते जा रही है। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं मृदा घनत्व। तो मृदा सॉइल डेंसिटी देखेंगे तो स्थूल घनत्व पेपर में पूछा जाता है। बल्क डेंसिटी क्या होती है कि जो हमारे मृदा का यदि हम डेंसिटी देखें तो मृदा की डेंसिटी क्या होगी कि मृदा के जो भी पार्टिकल हैं, छोटे छोटे जो महीन पार्टिकल हैं, यदि वो पास पास बहुत ज़्यादा पास पास होंगे तो वो क्या होंगे, बल्क में होंगे, मतलब गुच्छों में होंगे और बहुत पास पास होंगे, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उसका घनत्व क्या होता है 1.02 से लेकर 1.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। उसके बाद में कण घनत्व देखते हैं, पार्टिकल डेंसिटी। तो जो छोटे छोटे कण का घनत्व क्या होता है 1.2 से लेकर 1.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये भी कि पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। फिर से हम देखते हैं मृदा कोलाइट्स क्या होते हैं। तो कोलाइट्स कैसे होते हैं, जो मिलकर बनते हैं, आपस में मिलकर बनते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया था ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस किसके काम आता है। तो जो वनस्पति में जो हमारे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं या जो हमारे क्या है पेड़ पौधे हैं, यदि वो क्या हो जाते हैं या फिर हमने देखा था कि जो हमारे क्या है कार्बन या कार्बन के साथ में देख लें हम तो जो कवक हैं तो वो क्या हो जाते हैं मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं। तो उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा रहती है तो उपजाऊपन ज़्यादा होता है। क्ले को मैंने बता चुका हूँ आपको, ठीक है। क्ले क्या होता है आपका, जो सिलिकॉन या पॉलीसिलिकेट से मिलकर बनते हैं। तो इनमें सिलिकॉन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती रहती है। जैसे हम इसमें देखेंगे हमारा आगे के टॉपिक में तो बताएंगे। फिर कार्बनिक पदार्थ जो है हमारे, तो इस तरीके से तो कार्बनिक में अकार्बनिक में क्या आता है, क्ले आता है, और कार्बनिक में क्या आता है, ह्यूमस। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि सॉइल क्लोराइड में जो कार्बनिक है, ठीक है, कार्बनिक मृदा है तो उसका उदाहरण बताएं तो क्ले आता है, और अकार्बनिक का क्ले आता है, और कार्बनिक का क्या आता है, ह्यूमस आता है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बनिक में क्या आता है, ह्यूमस आता है, क्योंकि ह्यूमस जो होता है वो कार्बनिक पदार्थों से ही क्या होता है, मिलकर बना होता है। फिर देखते हैं हम मृदा उत्पादकता, मतलब सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो उपज के लिए जो फॉर्मूला है पेपर में कई बार पूछा जाता है आपका, तो याद ध्यान दिखिएगा। y इक्वल टू क्या होता है F, फिर पुट में क्या है SCL, ठीक है, V H और T। तो जहां पर लिखा हुआ S मतलब क्या होता है सॉइल होता है, CL मतलब होता है क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद में V क्या होता है हमारा क्रॉप के लिए, और फिर उसके बाद में जो H है हमारा वो किसके लिए होता है, टाइम के लिए होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर हम चट्टानों के बारे में बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चट्टान क्या कौन कौन सी चट्टान होती है, तो एक होती है हमारी आग्नेय चट्टान, दूसरी होती फिर हमारी कौन सी, तलहटी चट्टान, और उसके बाद में होती है रूपांतरित चट्टानें। तो जो अग्नेय चट्टानें होती हैं तो उसमें कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, 3 प्रकार की चट्टानें होती है। एक अम्लीय चट्टानें होती है, फिर माध्यमिक चट्टानें होती है, और क्षारीय चट्टानें होती। तो अम्लीय चट्टानें क्या होती है, आग्नेय चट्टानें क्या होती है मतलब, तो जिसमें क्या होता है 66% से लेकर 75% तक क्या होना चाहिए, सिलिका होना चाहिए, ठीक है, सिलिका की मात्रा होना चाहिए जमीन में। तो क्या होती है वो आग्नेय चट्टानें होती। तो इसमें एग्जांपल में क्या आते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्फार और बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं इस प्रकार की चट्टानों में। अम्लीय चट्टानें मतलब क्या होगी, जिसका पीएच मान क्या हो 7 से क्या हो कम हो, किसमें आएगी, अम्लीय में आएगी। उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं, ग्रेनाइट इसी से बनता है। नीस और बलुआ पत्थर वाले जो एरिया आपको देखते हैं वो किस तरीके की चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, अम्लीय चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। फिर माध्यमिक चट्टानें देख लेते हैं, इसमें क्या आता है, ठीक है, थायोराइड और ठीक है सिनाइड, ये दोनों चीजें किसमें आती, माध्यमिक चट्टानों में आती। फिर देख लेते हैं क्षारीय चट्टानें, जिसका पीएच मान क्या होता है 7 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये किसमें आती है, क्षारीय चट्टानों में आते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में यदि हम देखें कि जो हमारी क्या है तलहटी चट्टानें, तलहटी चट्टानें मतलब कैसी चट्टानें होती हैं, जो क्या होती, कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से टूट फूट कर बनती हैं, तो जिसमें रासायनिक क्रिया होती है। तो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाली चट्टानें होती हैं वो क्या होती है, तलहटी चट्टानें होती है। जैसे चूना, जिप्सम, ये सब किससे मिलकर बनते हैं, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। फिर रूपांतरित चट्टानें जो आती हैं, जो अपना क्या होता है एक मतलब अपना रूपांतरित कर लेती हैं अपने आप को, तो वो चट्टानें क्या होती है, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार। मतलब ये रूपांतरित किसको करती हैं,
अग्नेय अम्लीय मतलब जो हमारी अग्नेय चट्टानें हैं, अग्नेय चट्टानें और हमारी जो तलहटी चट्टान है, इन दोनों के मिश्रण से क्या बनती है, रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। किस किस से, अग्नेय चट्टान और तलहटी चट्टान दोनों के ही मिश्रण से क्या बनता है, रूपांतरित चट्टानें बनती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्वार्ट्ज, ठीक है, उसके बाद स्लेट और फेल्सपार। ये आपके पेपर में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा काली मृदा मतलब मध्य प्रदेश में मृदाओं का वर्गीकरण। तो मध्य प्रदेश में जो मृदा मिलती है हमको, काली मृदा मिलती है, लाल पीली मृदा मिलती है, जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा और मिश्रित मृदाएं मिलती हैं। तो काली मृदा मतलब ब्लैक सॉइल क्या होता है, इसमें क्या क्या कंटेन होते हैं, हमारे एलिमेंट होते हैं, लोहा पाया जाता है, चूना पाया जाता है और एल्यूमिनियम की मात्राएं अधिक मात्रा में पाई जाती है। कमी किस किस की होती है, फास्फेट की, नाइट्रोजन की और जैव पदार्थ की। तो आपने देखा होगा किसानों को वो खेतों में क्या डालते हैं, फास्फेट का छिड़काव करते हैं, नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं, मतलब अपना यूरिया का। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.5 से 8.5। मतलब काली मृदा को आप कौन सी मृदा बोल सकते हैं, क्षारीय मृदा की श्रेणी में क्या है, ये काली मृदा हमारी आती है। अब काली मृदा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो काली मृदा में जितनी भी तिलहन वाली फसलें हैं या फिर हमारी गेहूं हैं, तो जो भी कपास है, तो काली मृदा में ये सारी चीज़ें हमारी होती है। मतलब क्या क्या आप बोल सकते हो, गेहूं है और जो भी तिलहन वाली फसलें हैं आपकी, ठीक है, जितनी भी क्या है तिलहन वाली फसलें हैं आपकी, वो सारी किसमें होंगी, आपकी काली मृदा में होंगी। अब उसके बाद देखते हैं कि इसमें प्रकार क्या होते हैं। तो गहरी काली मृदा का जो परसेंटेज होता है भूमि में, वो 3.5% होता है। साधारण गहरी काली मृदा क्या होती है, 37%, ठीक है, पाई जाती है। और छिछली काली मृदा जो होती है वो क्या होती है, हमारी 7% पाई जाती है। अब इसका जो एरिया है, लगभग मध्य प्रदेश में क्या होती है, काली मृदा आपको देखने को मिलती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कहाँ कहाँ अपने को देखने को मिलती है, जैसे मालवा का क्षेत्र हो गया, या हमारा कौन सा क्षेत्र हो गया, नर्मदा घाटी का एरिया हो गया, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, काली मृदा देखने को मिलेगी। फिर आप बात करते हैं लाल पीली मृदा। तो जो इसका पीला रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, और जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो रेड जो सॉइल होती है आपकी, रेड सॉइल होती है लोहे के कारण, और येलो सॉइल जो होती है वो फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण। इसका पीएच मान क्या होता है, 5.5 से 8.5 के बीच में होता है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं जलोढ़ मृदा मतलब एलुवियम सॉइल। तो कमी क्या क्या होती है इस मृदा में, किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और जैव पदार्थ की होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं हमारी कछारी मृदा। ये मृदा हमको ज़्यादातर क्या होती है, कहाँ देखने को मिलती है, ये हमको मिलती है गंगा के, ठीक है, या बुंदेलखंड के इलाकों में देखने को मिलती है। फिर आते हैं कछारी मृदा, एलुविलियम सॉइल। तो ये कछारी मृदा आपको कहाँ मिलती है, भिंड, मुरैना, शिवपुर वाले एरिया में आपको देखने को मिलती है। तो कछारी मृदा क्या होती है कि जो मृदा नदी के द्वारा बहाकर लाई जाती है, वैसी मृदा क्या होती है, हमारी कछारी मृदा होती है। फिर आती है मिश्रित मृदा, मतलब लाल पीली और काली मृदाओं का मिश्रण ही क्या कहलाता है, आपका मिश्रित मृदा कहलाता है, क्लियर। फिर हम बात करेंगे आपका लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। तो आता है लवणीय मृदा, मतलब इसमें क्या क्या कौन कौन से कंटेंट होते हैं, NaCl होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड होता है, सल्फेट होता है और बाइकार्बोनेट का मिश्रण होता है, किसमें, कौन सी मृदा में, लवणीय मृदा में होता है। फिर क्षारीय मृदा मतलब जिसका पीएच मान क्या हो, 7 से ज़्यादा हो, क्षारीय, और अम्लीय जिसका पीएच मान 7 से कम हो। तो क्षारीय मृदा में क्या होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और पोटेशियम होता है। फिर अलवणीय मृदा, जो अलवणीय क्षारीय मृदा में क्या होता है आपका, ठीक है, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट होता है। निम्नकृत क्षारीय मृदा में क्या होता है, NaCO3 होता है, और रिग्रेशन क्या होता है, सोडियम के जो लवण होते हैं यदि वो पानी में ज़्यादा मात्रा में घुलने लगते हैं तो वो कौन क्या हो जाती, रिग्रेशन में आता है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये आपके कॉमन टॉपिक थे जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मिश्रित मृदा में क्या होता है। तो मिश्रित मृदा में क्या होता है, मोटे अनाज होते हैं। मिश्रित मृदा में कौन से अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, ठीक है। क्षारीय मृदा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका गेहूं होता है, गेहूं होता है। और क्या होता है आपका, गेहूं के साथ साथ में तो जितनी भी आपकी जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, तो ये वाली चीज़ें जो फसलें हैं आपका वो किस में होती, कछारी मृदा में होती हैं। अब हम बात करते हैं लाल पीली मृदा। तो लाल पीली मृदा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका चावल होता है। लाल पीली मृदा में क्या होता है, आपका चावल होता है। और आपका जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें जैसे आपका गन्ना हो गया, ठीक है, कपास हो गया, तो वो इस तरीके से जलोढ़ मृदा में आपको मिलता है। तो गन्ना कपास आप, ठीक है, काली मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा आपको, जलोढ़ मृदा में मिलेगा। क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।